Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स बीकॉम सेमेस्टर 4 में टैक्सेशन सब्जेक्ट के अंदर हमने यूनिट नंबर 4 गुड्स एंड सर्विस टैक्स स्टार्ट किया हुआ है, जिसके अंदर हमने पहले लेक्चर में उसका कंसेप्ट, इंट्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेनिफिट्स देखे थे। आज हम उसके आगे डिस्कशन करने वाले हैं, जिसके अंदर हम देखेंगे जीएसटी काउंसिल, उसका ब्रॉड कंसेप्ट एंड कुछ ओवरव्यू। तो चलिए हमारा आज के लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, गिव द ओवरव्यू ऑफ जीएसटी एक्ट 2017। जीएसटी एक्ट जो है उसका हमें ओवरव्यू देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्रोडक्शन। For the purpose of functioning of GST, the GST Council has enacted different laws. GST काउंसिल ने कुछ लॉज इनेक्ट किए हुए, मतलब અમલમાં મૂક્યા છે। वो लॉ हमें पता है, CGST, SGST, UTGST, IGST, उन सभी के कुछ लॉज हैं। फर्स्ट वन इज CGST लॉ फॉर सेंट्रल लेवल, द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017, यानी CGST एक्ट। Second, SGST law for state level, the State Goods and Services Tax Act 2017, respective states, यानी कि SGST Act 2017 जो कि सिर्फ राज्यों में ही अमल में होंगे। Then IGST law for interstate transactions, the Integrated Goods and Service Tax Act 2017, अगर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होते तो उसके लिए IGST एक्ट 2017 अप्लाई होगा। नेक्स्ट, UTGST लॉ फॉर यूनियन टेरिटरीज, द यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017, अगर केंद्र शासित प्रदेश में कोई ट्रांजेक्शन होता है तो उसके लिए UTGST टैक्स एक्ट अप्लाई होगा। And last, GST compensation law to give compensation to the states for loss due to GST, the Goods and Service Tax Compensation to States Act 2017, अगर GST की वजह से किसी राज्य को लॉस होता है तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कंपेंसेशन देगी राज्यों को, तो वो एक्ट है द गुड्स एंड सर्विस टैक्स कंपेंसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017। कंपेंसेशन मतलब वड़तर। क्लियर? चलिए अब हम देखेंगे पहला एक्ट, द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017, यानी कि CGST एक्ट। The Central Goods and Services Tax Act 2017 of Parliament received the assent of the President on the 12th April 2017। संसद में ये एक्ट को सम्मति 12 अप्रैल 2017 को प्राप्त हुई, हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट की सम्मति। This act is introduced to make a provision for levy and collection of tax on intrastate supply of goods or services or both by the central government and for matters connected therewith or incidental thereto. It is applicable to whole of India including the state Jammu and Kashmir। अगर देश में कोई भी इंट्रास्टेट सप्लाई होता है, ये हमने आगे देखा हुआ है कि एक ही राज्य के अंदर या फिर एक ही यूनियन टेरिटरी के अंदर तो ही CGST अप्लाई होगा, इसके अलावा होगा नहीं। इट इज लेविएड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये टैक्स कौन कलेक्ट करेगा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट। इट इज लेविएड ऑन इंट्रास्टेट सप्लाई, अगर इंट्रास्टेट सप्लाई होता है तो ही ये टैक्स अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्ट, द स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017, यानी कि SGST एक्ट 2017। Total 31 state governments have passed their respective State Goods and Service Tax Act 2017 on the similar lines of Central Goods and Service Tax Act 2017। यानी जब CGST एक्ट लागू हुआ उसी दिन हमारे 31 राज्यों की गवर्नमेंट्स थी
उन्होंने भी SGST एक्ट लागू कर दिया ऑन द सेम डेट ऑफ CGST एक्ट। क्लियर? इट इज लेविएड बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। ये जो टैक्स है वो जहाँ पे ट्रांजेक्शन होता है वही स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी। इट इज लेविएड ऑन इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। इंट्रास्टेट सप्लाई हमें पता है कि एक राज्य के अंदर ही जब कोई ट्रांजेक्शन होता है तभी ये एक्ट लागू होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर एक राज्य के अंदर ट्रांजेक्शन होता है तो SGST एंड CGST ये दोनों कंबाइन आएंगे, ये हम सबको याद रखना है। क्लियर? नेक्स्ट एक्ट अब हम देखेंगे द इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 यानी कि IGST एक्ट 2017। The Integrated Goods and Service Tax Act 2017 of Parliament received the assent of the President on the 12th April 2017। आप देख सकते हैं ये सभी जो टैक्सेस है उनको ऑनरेबल प्रेसिडेंट की सम्मति 12 अप्रैल 2017 को ही प्राप्त हुई थी, यानी कि IGST भी को भी कब प्राप्त हुई तो 12 अप्रैल 2017 को। This act is introduced to make a provision for levy and collection of tax on interstate supply of goods or services or both by the central government and for matters connected therewith or incidental thereto. It is applicable to whole of India including the state Jammu and Kashmir। IGST हमको पता है अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार होता है, ट्रांजेक्शन होता है तो ही अप्लाई होता है। तो ये एक्ट भी कब अप्लाई होगा तो इंटरस्टेट सप्लाई के अंदर, अदरवाइज नहीं। इट इज लेविएड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर? ये टैक्स कौन कलेक्ट करेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट। इट इज लेविएड बाय इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अगर इंटरस्टेट सप्लाई होता है तो ही ये एक्ट लागू होगा, अदरवाइज नहीं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्ट द यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 यानी कि UTGST एक्ट। नाम से ही हमें पता चल जाता है कि ये जो एक्ट होगा वो केंद्र शासित प्रदेश के लिए होगा। द यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 ऑफ पार्लियामेंट received the assent of the president on the 12th April 2017। क्लियर? ये सभी एक्ट थे उनको प्रेसिडेंट ने एक ही दिन सम्मति दे दी थी 12 अप्रैल 2017 को। दिस एक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड टू मेक अ प्रोविजन फॉर लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स ऑन इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बाय द यूनियन टेरिटरीज एंड फॉर द मैटर्स कनेक्टेड देयरविथ और इंसिडेंटल देयरटू। क्लियर? अगर एक ही यूनियन टेरिटरी के अंदर ट्रांजैक्शन होता है तो ही ये एक्ट अप्लाई होगा। हमने जैसे कि आगे एग्जांपल दिया हुआ है पौंडीचेरी का या फिर दीव का। अगर दीव के अंदर ही ट्रांजैक्शन होता है, सप्लायर एंड रिसिपिएंट दोनों दीव के अंदर ही है तो ही UTGST एक्ट अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं। इट इज लेविएड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये एक्ट कलेक्ट कौन करेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट। इट इज लेविएड ऑन intrastate supply of goods or services or both in union territories। अगर recipient and supplier दोनों एक ही यूनियन टेरिटरी के अंदर है तो ही ये एक्ट अप्लाई होगा, ये हमें बता रहा है। अब इसमें नॉट क्या बता रहा है, इट इज फॉर दोज यूनियन टेरिटरीज वेयर देयर इज नो लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर मतलब विधानसभा, धारासभा। अगर जहाँ पे विधानसभा नहीं है वही यूनियन टेरिटरी को ही UTGST टैक्स एक्ट अप्लाई होगा। बाकी जहाँ जो केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है वहां पर ये लागू होगा नहीं। क्लियर? ये हमें याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्ट द गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट कंपेंसेशन टू स्टेट्स। द गुड्स एंड सर्विस टैक्स कंपेंसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017 ऑफ पार्लियामेंट received the assent of the president on the date 12th April 2017। क्लियर? 12 अप्रैल 2017 को प्रेसिडेंट ने ये एक्ट को सम्मति दी। This act is introduced to make a provision for compensation to the state for the loss of revenue
arising on account of implementation of the goods and services tax in the pursuance of the provision of the Constitution 101st Amendment Act 2016. It is applicable to whole of India. ये एक्ट कब अप्लाई होगा? तो अगर कोई राज्य को जीएसटी के तहत कोई भी लॉस होता है तो वो लॉस भरपाई करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कंपेंसेशन देगी वो राज्य को। कंपेंसेशन मतलब वरतर। तो वो किस तरह से देगी? तो बंधारण में जो 101वां सुधारा हुआ था 101st अमेंडमेंट उसके हिसाब से देगी। इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। ये एक्ट पूरे इंडिया में अप्लाई होगा। क्लियर? ये जो क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं वो गुजरात यूनिवर्सिटी का मोस्ट फेवरेबल क्वेश्चन है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन के लिस्ट में ये क्वेश्चन जीएसटी काउंसिल। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जीएसटी काउंसिल एंड इट्स फंक्शंस। जीएसटी के रिलेटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं वो जीएसटी काउंसिल में लिए जाते हैं। जो भी जीएसटी रिलेटेड डिसीजंस होते हैं वो जीएसटी काउंसिल में लिए जाते हैं। तो जीएसटी काउंसिल समझने से पहले हम उसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि उसमें कौन कौन से मेंबर रहते हैं। द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी काउंसिल एज पर आर्टिकल 279A ऑफ द अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन विल बी एज फॉलोज। उसके अंदर कौन कौन मेंबर होते हैं? फर्स्ट, द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हु विल बी द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल। अभी कौन है? तो निर्मला सीतारामन जी, तो वो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है, तो वो चेयरमैन होंगे जीएसटी काउंसिल के। सेकंड, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू ऑफ फाइनेंस हु विल बी द मेंबर ऑफ काउंसिल। मतलब जो यूनियन मिनिस्टर होंगे इंचार्ज स्टेट के रेवेन्यू ऑफ फाइनेंस, मतलब स्टेट के यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर वो चेयरमैन होंगे। एंड सेकेंड, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू ऑफ फाइनेंस वो मेंबर होंगे। एंड थर्ड, वन मेंबर फ्रॉम ईच स्टेट हु इज मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर। एनी वन ऑफ देम विल बी वाइस चेयरमैन ऑफ द जीएसटी काउंसिल who will be mutually elected by them। मतलब सभी राज्यों में से एक एक मिनिस्टर को हम एज अ मेंबर लेंगे सभी राज्यों में से। कौन से मंत्री? तो टैक्सेशन मंत्री या फिर फाइनेंस मंत्री या फिर कोई भी अदर मिनिस्टर, तो सभी को मिलाकर एक एक मंत्री सभी राज्यों में से लेंगे और वो मेंबर में से कोई एक वो होगा वाइस चेयरमैन। क्लियर? सभी राज्यों में से एक एक मंत्री, एक एक मिनिस्टर एंड वो मिनिस्टर में से कोई एक वाइस चेयरमैन होगा जीएसटी काउंसिल का। क्लियर? अब जीएसटी काउंसिल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल वाज फॉर्म्ड टू प्रोवाइड हार्मोनाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी एंड प्रोवाइड द सिंक्रोनाइज्ड नेशनल मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब जीएसटी को एक हार्मोनाइज्ड स्ट्रक्चर प्रोवाइड हो एंड हमारे देश में जो गुड्स एंड सर्विसेज के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उनको एक सिंक्रोनाइज्ड नेशनल मार्केट प्रोवाइड हो। मतलब एक सुमेड़ भरा वातावरण, सभी के लिए कॉमन मार्केट, जीएसटी का सेम स्ट्रक्चर, कॉमन स्ट्रक्चर पूरे देश के लिए। इस उद्देश्य से जीएसटी काउंसिल की रचना की गई है। नेक्स्ट, क्वारम वोटिंग। वोटिंग वर्ड आपको पता होगा लेकिन क्वारम वर्ड शायद आपके लिए नया होगा। क्वारम क्या होता है कि कार्य साधक संख्या।
कोई भी प्रोफेशनल मीटिंग होती है तो उसके अंदर सभी मेंबर जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन कोई भी डिसीजन होता है तो वो कोई 1 या 2 पर्सन ही ले सकते हैं, तो उसे बोला जाता है क्वारम। तो अब जीएसटी काउंसिल में जो भी डिसीजन लिया जाएगा तो सभी मेंबर जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे, वोटिंग करेंगे, लेकिन डिसीजन किसके आधार पे लिए जाएंगे तो उसकी कंडीशंस दी हुई, तो हम वो देखते हैं। द quorum for meetings of GSTC मतलब GST Council in kept at 50% of the total members for taking any decisions। मतलब जो भी मेंबर्स होंगे उनके 50% टोटल मेंबर्स के वोट कोई भी डिसीजंस ले सकेंगे। क्लियर? The decisions are taken by majority of 3/4 यानी 75% of weighted votes of members present and voting subject to the following rules। अब नीचे कुछ रूल्स दिए हैं, उसके 75% ही डिसीजंस के लिए कंसिडर किए जाएंगे। तो अब ये रूल्स क्या है? कंसिडरेशन ऑफ वोट्स इन द मीटिंग। फर्स्ट रूल, members from central government 1/3 of total votes cast in the meeting। जो भी मीटिंग में वोटिंग हुआ है उसका 1/3 सेंट्रल गवर्नमेंट के मेंबर्स के कंसिडर किए जाएंगे। सेकंड, स्टेट गवर्नमेंट मेंबर्स ऑल टेकन टुगेदर मतलब सभी राज्यों के मेंबर्स जो होंगे उनको इकट्ठा करके उसका 2/3 ऑफ टोटल वोट्स कास्ट इन द मीटिंग। मतलब स्टेट गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर थे, मेंबर्स थे, उनका 2/3 लेना है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट ये दोनों को कंबाइन करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट का 1/3 एंड स्टेट गवर्नमेंट का 2/3। तो उन दोनों को मिला करके उसका 75% जो होगा उसके हिसाब से कोई भी डिसीजन लिया जाएगा। क्लियर? अब हम देखेंगे जीएसटी काउंसिल के कार्यों, फंक्शंस ऑफ जीएसटी काउंसिल। फर्स्ट वन इज स्कोप ऑफ जीएसटी। द टैक्सेस, सेसेस एंड सरचार्जेस levied by the union, the states and the local bodies which are covered under GST। मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार एंड कोई भी लोकल अथॉरिटी वो जो इनडायरेक्ट टैक्सेस कलेक्ट करती थी तो वो सभी को जीएसटी के अंदर कवर किया गया। क्लियर? सेकंड, रोल फॉर टैक्स कलेक्शन। द काउंसिल हैज पावर टू form rules and regulations, principles for tax collections, distribution of integrated tax collection, principles related to place of supply etc। मतलब अभी जीएसटी काउंसिल क्या करेगी तो सभी पावर जो है, सत्ता उसके पास है कि रूल्स रेगुलेशन बनाना है, किस तरह से टैक्स कलेक्ट करना है, किस तरह से टैक्स लगाना है, तो वो सभी डिसीजंस कौन लेगा तो जीएसटी काउंसिल। Next function, the threshold limit। First, the threshold exemption limit is fixed at ₹20 lakhs for normal category states। जो भी टर्नओवर होता है कोई भी मैन्युफैक्चरर का तो उसकी टर्नओवर की लिमिट 20 लाख से कम वो है एग्जेम्पशन में रहेगी। अगर एनुअल टर्नओवर 20 लाख से कम होता है तो उस पर जीएसटी पे नहीं करना होगा। And next, such limit is fixed at ₹10 lakhs for those states covered as per Article 279A of the Constitution, that is special category states। जो भी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है उनके लिए ये लिमिट 10 लाख है। अगर 10 लाख से नीचे टर्नओवर होता है एनुअल तो उनको कोई भी जीएसटी पे नहीं करना होगा, उनको एग्जेम्पशन मिलेगा। लेकिन ये दोनों जो लिमिट्स है उनमें एक अमेंडमेंट आया है, कुछ इंक्रीमेंट हुआ है। एज अमेंडेड फ्रॉम 1 April 2019 द अबव लिमिट हैज बीन रेज्ड एज फॉलोज। फर्स्ट, the threshold exemption limit is increased to ₹40 lakhs for normal category states। जो नॉर्मल कैटेगरी स्टेट्स है उनके लिए ये लिमिट 20 लाख से बढ़ाकर 40 लाख कर दी गई है। एंड फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स
Such limit is raised to rupees 20 lakhs for those states covered as per Article 279A of the Constitution. 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है। ओके, अभी नेक्स्ट द कंपोजिशन स्कीम। अब ये कंपोजिशन स्कीम क्या है? तो ये जो स्कीम है वो स्पेशली स्मॉल टैक्स पेयर के लिए, कि जिनका टर्नओवर कुछ लिमिट से कम रहता है, उनको एक फिक्स्ड रेट से जीएसटी पे करना है, उनको नॉर्मल जो टैक्स स्लैब है वो फॉलो नहीं करना होता है। तो ये ऑप्शनल है जिसका टर्नओवर फिक्स लिमिट से कम रहता है। तो ये लिमिट कौन सी है वो हम आगे इसमें देखते हैं। तो फर्स्ट इज द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर दोज opted for composition scheme is fixed at rupees 150 lakhs in case of general category states। तो जो भी जनरल कैटेगरी स्टेट्स है उनके लिए ये लिमिट 150 लैक्स है। जिन बिजनेस का टर्नओवर एन्युअली 150 लैक्स से कम होता है, सिर्फ वही ये स्कीम के लिए एलिजिबल होते हैं, कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए। नेक्स्ट, the threshold limit for those opted for composition scheme is fixed at rupees 75 lakhs in case of special category states। जो भी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है उनके लिए ये लिमिट 75 लाख है। एनुअल टर्नओवर 75 लाख से कम होता है, सिर्फ वही ये स्कीम के लिए एलिजिबल होते हैं। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में आते हैं। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स आर अरुणाचल प्रदेश, आसाम, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। ये सभी जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, वो सभी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में आते हैं। तो उनके लिए ये लिमिट 75 लाख है एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर। नेक्स्ट, however this scheme shall not be available by the interstate supply services and service provider excluding restaurant services and particular category of manufacturers। तो जो भी इंटर स्टेट सप्लायर्स होते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में जो ट्रांजैक्शन होता है, उनको ये स्कीम अप्लाई नहीं होगी, वो ये स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। देन सर्विस प्रोवाइडर्स, उन जो भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनको भी ये स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। एंड देन रेस्टोरेंट, तो रेस्टोरेंट में हमें पता है कि जो अल्कोहलिक प्रोडक्ट सर्व नहीं करता वो एलिजिबल होते हैं, इसलिए ये एक्सक्लूडिंग में आएगा। लेकिन इसमें भी अमेंडमेंट हुआ है। एज अमेंडेड फ्रॉम 1 जुलाई 2020 सर्विसेज आर नाउ अलाउड इन कंपोजिशन स्कीम फ्रॉम 1 जुलाई 2020। जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स है वो 1 जुलाई 2020 से इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। ये अमेंडमेंट हुआ है 1 जुलाई 2020 को। नेक्स्ट फंक्शन, स्पेशल रेट और रेट्स फॉर स्पेसिफाइड पीरियड एट द टाइम ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज टू मीट इकोनॉमिक नीड्स ऑफ द नेशन। GST Council can determine and recommend special rates of for GST for specified period of time for central as well as states। जब भी देश में कोई कुदरती आपत्ति आती है कि जिसके कारण देश की इकोनॉमिक नीड्स को पहुंचने के लिए GST काउंसिल जो है वो GST में कुछ चेंजेस कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों में। तो कुछ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए, जैसे फिलहाल अभी कोरोना चल रहा है तो देश में इकोनॉमिक नीड्स के लिए जो GST काउंसिल है वो GST में चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्पेशल प्रोविजन amongst economic problems, regional economic imbalance
is one of them. Besides this, to achieve the goal of comprehensive development of the nation, GST Council is empowered to make special provision of GST for selected states. These states are Arunachal Pradesh, Assam, Jammu Kashmir, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। तो कुछ स्टेट्स ऐसे हैं कि जिनका इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बहुत रहता है, मतलब इकोनॉमिक इम्बैलेंस बहुत रहता है। तो उन स्टेट्स को डेवलप करने के लिए जीएसटी काउंसिल ने उनको कुछ स्पेशल प्रोविजंस दी हुई है। तो उनका रेट हम देख सकते हैं कि जो उनका एग्रीगेट टर्नओवर होता है वो भी जनरल से आधा है। तो जो स्पेशल प्रोविजंस जीएसटी काउंसिल ने दी है वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में डेवलपमेंट के लिए, तो उसकी सत्ता जीएसटी काउंसिल के पास होती है। नेक्स्ट फंक्शन, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। एज पर आर्टिकल 279A clause 5, the council shall recommend the date on which the GST be levied on petroleum crude, high speed diesel, motor spirit, natural gas and aviation turbine fuel। मतलब जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है वो अभी जीएसटी के अंदर कवर नहीं की गई है। तो जब जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगी तब ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है वो सभी जीएसटी के अंदर कवर होगी, अभी तक इंक्लूड नहीं हुई है। नेक्स्ट, એડ્યુડિકેશન ઓફ ડિસ્પ્યુટ, मतलब કોઈ પણ વાદ વિવાદ હોય એના વચ્ચેનો ઉકેલ લાવવાનો। ધ કાઉન્સિલ શેલ એસ્ટાબ્લિશ અ મિકેનિઝમ ટુ એડ્યુડિકેટ એની ડિસ્પ્यूट। तो कौन से डिस्प्यूट है? फर्स्ट, बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट्स, मतलब केंद्र सरकार एंड एक या उससे ज़्यादा राज्य सरकार, ये दोनों के बीच कोई भी मैटर को लेके वाद विवाद हुआ है तो उसके बीच सॉल्यूशन जीएसटी काउंसिल लाएगी। सेकंड, बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एनी स्टेट और स्टेट्स ऑन वन साइड एंड वन और मोर अदर स्टेट्स ऑन द अदर साइड, मतलब केंद्र सरकार एंड कुछ राज्य सरकार एक साइड है एंड दूसरे कुछ स्टेट गवर्नमेंट वो एक साइड है, और इन दोनों के बीच कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है, कोई भी वाद विवाद हुआ है तो उसके बीच सॉल्यूशन लाएगी जीएसटी काउंसिल। थर्ड पॉइंट, बिटवीन टू और मोर स्टेट्स, मतलब एक राज्य को दूसरे राज्य से कोई भी प्रॉब्लम हुआ है, कोई भी वाद विवाद हुआ है तो उसके बीच में भी सॉल्यूशन लाएगा जीएसटी काउंसिल। इन शॉर्ट, कोई भी वाद विवाद हुआ हो, कोई भी मैटर हुई हो, कोई भी प्रॉब्लम हुआ हो तो उसका सॉल्यूशन जीएसटी काउंसिल के पास से ही मिलेगा। क्लियर? नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, कंपोजिशन लेवी अंडर सेक्शन 10, इंट्रोडक्शन एंड कंसेप्ट। कंपोजिशन स्कीम अंडर द लॉ इज for small businesses or service providers whose annual aggregate turnover does not exceed a certain limit, मतलब जो स्मॉल टैक्स पेयर है जिनका टर्नओवर जो है एनुअल वो कुछ लिमिट से बढ़ता नहीं है, उससे नीचे रहता है, वही ये स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंपोजिशन स्कीम इज नॉट कंपल्सरी, इट इज ऑप्शनल। ये स्कीम कंपलसरी नहीं, ये हमने आगे देखा हुआ है, ये ऑप्शनल स्कीम है। द मेन पर्पस ऑफ स्कीम इज टू मेक जीएसटी इजियर फॉर स्मॉल ट्रेडर्स एंड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस बाय देम, मतलब जो स्मॉल ट्रेडर्स है, स्मॉल डीलर्स है, उनके लिए जीएसटी जो है इजी बने, तो उनको इजी बनाने के लिए उसकी कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस कम आए, कम से कम आए, तो इस उद्देश्य से कंपोजिशन लेवी जो है, कंपोजिशन स्कीम वो इंक्लूड कर दी गई है अंडर सेक्शन 10।
द कंडीशंस फॉर ऑप्टिंग कंपोजिशन स्कीम। अब कंपोजिशन स्कीम के अंदर कौन कौन मैन्युफैक्चरर्स, डीलर्स या फिर ट्रेडर्स आ सकते हैं, उसकी कंडीशंस है। फर्स्ट कंडीशन, businesses whose annual aggregate turnover in the preceding financial year of up to rupees 150 lakhs will be able to get benefit of the scheme. In case of special category states, the limit is of rupees 75 lakhs। ये हमने आगे देखा हुआ है कि जिसका टर्नओवर 150 लाख से कम हो वही बेनिफिट ले सकता है, और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के ये लिमिट 75 लैक्स है। नेक्स्ट कंडीशन, द टैक्स पेयर कैन ओनली मेक इंट्रास्टेट सप्लाई। मतलब जो कंपोजिशन स्कीम के लिए रजिस्टर्ड होता है वो पर्सन सिर्फ इंट्रास्टेट सप्लाई ही कर सकता है, इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकता। एक राज्य के अंदर ही ट्रांजैक्शन होने चाहिए, एक राज्य से दूसरे राज्य में वो ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। नेक्स्ट कंडीशन, ओनली मैन्युफैक्चरर्स, डीलर्स एंड रेस्टोरेंट्स not serving liquor have been given the benefit of accepting the option of composition levy scheme। मतलब मैन्युफैक्चरर्स, डीलर्स एंड रेस्टोरेंट्स, इन तीनों को ही कंपोजिशन लेवी स्कीम एक्सेप्ट करने के लिए हमने कंडीशन दी हुई है। मतलब रेस्टोरेंट में जो भी अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स जो सर्व नहीं करेगा वही रेस्टोरेंट, तो ये तीनों ही ये स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्टर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट, द नोटिफिकेशन डेटेड 1 January 2018 clarifies that only taxable supply will be included in the turnover for the purpose of composition levy scheme। That is, the dealer कैन नॉट सप्लाई GST एग्जेम्प्टेड गुड्स। मतलब जो एग्जेम्पशन में गुड्स आते हैं उसका टर्नओवर कंपोजिशन लेवी स्कीम में नहीं गिना जाएगा। जो भी टैक्सेबल सप्लाई है सिर्फ वो ही इंक्लूड होगा कंपोजिशन लेवी स्कीम के पर्पज से। एग्जेम्पशन मतलब 0% GST जिस प्रोडक्ट्स पे लगता है वो प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट कंडीशन, नो इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन बी claimed by a dealer opting for composition scheme। मतलब कंपोजिशन स्कीम में इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं ले सकेंगे। इनपुट टैक्स क्रेडिट का आगे हमने देखा हुआ है। इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब जो हम इनपुट करते हैं, जो हमारा रॉ मटेरियल होता है, परचेज करते हैं, उस पर जो टैक्स लगता है उसकी क्रेडिट हम नहीं ले सकते इस स्कीम के अंदर। नेक्स्ट, इफ अ टैक्सेबल पर्सन has different segments of businesses under same permanent account number, they must register all such businesses under the scheme collectively or opt out of the scheme। मतलब एक परमानेंट अकाउंट नंबर मतलब पैन नंबर के अंदर जो भी बिजनेसमैन है वो एक से ज़्यादा बिजनेसेस रन कर रहा है, तो उनके लिए ये कंपलसरी है कि वो सभी अपने बिजनेसेस एक ही पैन कार्ड के अंदर रजिस्टर कर दे, सभी बिजनेस, ये स्कीम के पर्पस से। नेक्स्ट कंडीशन, टैक्स पेयर हैज टू पे टैक्स एट नॉर्मल रेट्स फॉर ट्रांजैक्शंस अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जो ट्रांजैक्शन होगा उनको ये स्कीम अप्लाई नहीं होगी, उनको नॉर्मल टैक्स रेट ही पे करना होगा। नेक्स्ट, द टैक्स पेयर हैज टू मेंशन द वर्ड्स कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन ऑन एवरी नोटिस और साइन बोर्ड डिस्प्लेड प्रमोटिंग प्रोमिनेंटली एट देयर प्लेस ऑफ बिजनेस। मतलब जो भी टैक्स पेयर होगा उनका प्लेस ऑफ बिजनेस या फिर वो कोई भी साइन बोर्ड या नोटिस दे रहा है तो उनके अंदर कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन ये वर्ड कंपलसरी मेंशन करना होगा। नेक्स्ट, द टैक्स पेयर हैज टू मेंशन वर्ड्स कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन
on every bill of supply issued by him. He cannot issue a tax invoice. जो भी बिल प्रोवाइड कर रहा है, ये जो टैक्स पेयर है वो जो भी बिल इश्यू करेगा उसके अंदर कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन ये वर्ड कंपलसरी मेंशन करना होगा। और ये जो मैन्युफैक्चरर डीलर है वो टैक्स इनवॉइस इश्यू नहीं कर सकता क्योंकि ये कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर बेनिफिट ले रहा है, इसलिए। नॉट एज पर द CGST Amendment Act 2018, a manufacturer of a trader can now also supply services to an extent of 10% of turnover of rupees 50 lakhs, whichever is higher. This amendment is applicable from the 1st February 2019. 2018 में एक अमेंडमेंट आया कि जो भी ट्रेडर है वो 50 लाख के टर्नओवर का 10% सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, उसके आगे नहीं, तो वो ऑटोमेटिकली नॉर्मल जो टैक्स स्लैब है उसके अंदर चला जाएगा। तो ये अमेंडमेंट 1 फरवरी 2019 से एप्लीकेबल हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट कंडीशन, a registered person who has accepted the option of composition levy scheme cannot levy GST from his customers। मतलब जो भी ट्रेडर्स, डीलर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स जिन्होंने कंपोजिशन स्कीम के अंदर रजिस्टर करवाया हुआ है तो वो अपने कस्टमर से GST कलेक्ट नहीं कर सकते, उनको खुद से GST पे करना होगा। सच पर्सन will have to pay GST from himself at the rate of mentioned below। नीचे GST के रेट्स दिए हुए उसके हिसाब से उनको GST पे करना होगा। कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन एंड रेट ऑफ GST। फर्स्ट वन इज मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर्स एक्सेप्ट पान मसाला, आइसक्रीम एंड टोबैको प्रोडक्ट्स। मतलब आइसक्रीम, पान मसाला एंड टोबैको, इन तीनों के सिवा जो बाकी के मैन्युफैक्चरर्स एंड ट्रेडर्स हैं उनके लिए 1% ऑफ द टर्नओवर, उसमें CGST 0.5% प्लस SGST 0.5%। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ CGST एंड SGST है, यहाँ पर IGST नहीं है, मतलब इंटर स्टेट सप्लाई यहाँ पर नहीं होगा। हमने आगे कंडीशंस पढ़ी हुई है कि जो कंपोजिशन स्कीम है उसमें सिर्फ इंट्रा स्टेट सप्लाई ही कैलकुलेट होगा। तो मैन्युफैक्चरर्स एंड ट्रेडर्स के लिए 1% ऑफ द टर्नओवर, सिर्फ इंट्रा स्टेट सप्लाई आएगा। नेक्स्ट, रेस्टोरेंट नॉट सर्विंग लिकर। मतलब सभी रेस्टोरेंट, और उसमें एक एक्सेप्शन है कि जो रेस्टोरेंट लीकर सर्व नहीं करते, मतलब अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स सर्व नहीं करते, सिर्फ उनके लिए ही, जो रेस्टोरेंट अल्कोहलिक प्रोडक्ट सर्व नहीं करते उनके लिए 5% ऑफ द टर्नओवर, उनमें GST, CGST 2.5% एंड SGST 2.5%। ओके। नेक्स्ट, ट्रेडर्स एंड अदर सप्लायर्स हु आर एलिजिबल टू गेट द बेनिफिट ऑफ स्कीम। मतलब बाकी के सभी ट्रेडर्स एंड सप्लायर्स जो ये स्कीम के लिए एलिजिबल होते हैं उनके लिए रेट रहेगा 1% ऑफ द टर्नओवर, CGST 0.5% एंड SGST और UTGST 0.5%। नेक्स्ट, अल्टरनेटिव कॉम्पोजिशन स्कीम। मतलब जो कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर नहीं आते उनके लिए ये स्कीम है अल्टरनेटिव स्कीम, मतलब वैकल्पिक। एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ GST काउंसिल इन इट्स 32nd मीटिंग, द फाइनेंस एक्ट 2019 हैज इंसर्टेड सबसेक्शन 2 क्लॉज A in section 10 of CGST Act for this purpose। उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी है, उसके पर्पस के लिए ये स्कीम जो है वो इम्प्लीमेंट हुई है। सेलिएंट फीचर्स ऑफ दिस स्कीम आर एज अंडर। फर्स्ट जो है फीचर, द स्कीम इज एप्लीकेबल विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019।
ये स्कीम 1 अप्रैल 2019 से अप्लाई हुई है। सेकेंड, द स्कीम इज एप्लीकेबल फॉर इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। जो इंट्रास्टेट सप्लाई होगा सिर्फ उसी पर ही ये स्कीम अप्लाई होगी, उसके अलावा नहीं, मतलब इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन में ये अप्लाई होगा नहीं। नेक्स्ट, it is available to registered person whose aggregate turnover in the preceding financial year is rupees 50 lakhs और लेस। इस स्कीम के अंदर जिसका टर्नओवर 50 लाख या फिर उससे कम हो, सिर्फ वही एलिजिबल है इसका बेनिफिट लेने के लिए। नेक्स्ट, this scheme is not available to a registered person if he is eligible for composition scheme। जो आगे की कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल है वो इस स्कीम के अंदर बेनिफिट नहीं ले सकता, वो रजिस्टर्ड पर्सन। क्लियर, वो नॉट अवेलेबल रहेगा। Next condition, GST is payable under the alternative composition scheme at 6%, that is CGST 3% plus SGST 3%। मतलब इसके अंदर रेट रहेगा 6% फिक्स। जैसे कि आगे हमने देखा था 1%, 5% एंड 1%, वैसा नहीं, फिक्स 6% ही रेट रहेगा। नेक्स्ट कंडीशन, this special rate is applicable for the first supply goods or services or both up to an aggregate turnover of rupees 50 lakhs made on or after 1st April in any financial year by a registered person। मतलब 1 अप्रैल के बाद ही जो ट्रांजैक्शन हुआ होगा वही टर्नओवर इसके अंदर कैलकुलेट किया जाएगा, और वो भी कितना, 50 लाख या फिर उससे कम। नेक्स्ट, बेसिस ऑफ चार्ज ऑफ जीएसटी। अब जीएसटी किस बेसिस पर हम चार्ज करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा हुआ है कि इंटरस्टेट सप्लाई एंड इंट्रास्टेट सप्लाई। इंटरस्टेट सप्लाई क्या होता है, दैट इज सप्लाई फ्रॉम वन स्टेट or union territory to another state or union territory। In such cases GST is levied as per IGST Act। मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में जो ट्रांजैक्शन होता है या फिर एक यूनियन टेरिटरी से दूसरे राज्य या यूनियन टेरिटरी से सप्लाई होता है तो उसे बोला जाएगा इंटर स्टेट सप्लाई। एंड सेकेंड, इंट्रास्टेट सप्लाई, दैट इज सप्लाई within a state or union territory। In such cases GST is levied as per SGST or UTGST Act plus CGST Act। मतलब एक राज्य के अंदर ही या फिर एक यूनियन टेरिटरी के अंदर ही ट्रांजैक्शन होता है वो होगा इंट्रास्टेट सप्लाई, और उसके अंदर SGST प्लस CGST, और अगर यूनियन टेरिटरी है तो यूनियन टेरिटरी एक्ट प्लस CGST ये अप्लाई होगा। क्लियर। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.